हाँ जी, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ जी, आज इस लेक्चर के अंदर हम सोल्यूशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। आपने सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ध्यान से देखने। मैं लगभग जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है ना आपके पेपर के लिए, जितने भी एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे लेके आए हूँ, जिनके चांस है कि वो आपके पेपर में आ पाए। और मैं पिछले 2-3 साल के जो हमारे पास प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है वो भी लेके आया हूँ, जो पिछले पेपरों में आ रखे हैं आपके पास। ठीक है, तो बहुत ही इजी और बेनिफिशियल लेक्चर रहने वाला आपके लिए। आज आपने सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही ध्यान से देखने हैं, बहुत ही ध्यान से सुन के समझने हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन डिपेंड अपॉन। ठीक है, द नेचर ऑफ सोल्यूट, द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड द मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि जो सल्यूट है उसके कितने पार्टिकल है, उसी पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो इसको आएगा सी ऑप्शन आंसर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, और ये नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सल्यूट। ठीक है, इस तरह भी आप पे एमसीक्यू आ सकता है। ये नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, नहीं करती। ये भी याद रखना कि आप क्या डाल रहे हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कौन सा सल्यूट डाल रहे हो सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, लेकिन कितने अमाउंट में डाल रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं इनका क्या होता है, सेम। हाँ जी बच्चे, आइसोटोनिक सोल्यूशन का होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही मान लो दो सोल्यूशन है ए और बी, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है बी से, तो ए को बोलोगे आप हाइपरटोनिक, ए को बोलोगे आप हाइपरटोनिक, और जो बी है हमारे पास इसे बोलोगे आप हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है हमारे पास टू सोल्यूशंस ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय, दो सोल्यूशन है ए और बी आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। तो जी ये हो गया सोल्यूशन ए, ये हो गया सोल्यूशन बी, और ये आ गई बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इफ़ द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, सॉल्वेंट जा रहा है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ कौन जा रहा है भाई, सॉल्वेंट जा रहा है। देन तो ये कह रहे देन क्या होएगा, ए इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन बी, ए इज़ लेस कंसनट्रेटेड देन बी, बोथ ए एंड बी आर एट सेम कंसनट्रेशन, बोथ ए एंड बी गेट डाइल्यूटेड। तो इसका क्या जवाब होगा? तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है, ओस्मोसिस। क्या हो रही है, ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस होती है लो कंसनट्रेशन एरिया से हाई कंसनट्रेशन एरिया की तरफ। ठीक है, तो अगर ए से बी जा रहा है हमारे पास सॉल्वेंट, तो ए होएगा लो और बी होएगा हाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन सही है, ए इज लेस कंसनट्रेटेड देन बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीज। ठीक है, बढ़ना मतलब इफ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चे पाई, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी आर टी। यहाँ पे सी जो है ये मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन, और जो टी है हमारे पास वो टेम्परेचर है, और जो आर है हमारे पास ये गैस कांस्टेंट, ये हमारे पास है गैस कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक सोल्यूशन का वो बढ़ेगा अगर, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखूँ पाई बराबर सी आर टी को, इसे मैं लिख सकता हूँ एन बाई वी। ठीक है, जो सी है ना बच्चे ये सी, इस सी की जगह मैं लिख दूंगा एन बाई वी, साथ में आर टी। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इंक्रीज, कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो बच्चे अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो डिक्रीज होएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज, कि जो नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स है अगर आप इन्हें बढ़ा दोगे, तो नंबर को अगर आप बढ़ाओगे तो क्या हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो हाँ जी बिल्कुल, अगर आप नंबर को बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। बी ऑप्शन से, ये सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है। जो डी ऑप्शन है कह रहा है सोल्यूशन के कांस्टेंट को बढ़ा दो, सोल्यूशन के कांस्टेंट को बढ़ा नहीं सकते, आर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते।
टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो पाई कम होएगा, तो ये भी गलत है जी, इसका बी ऑप्शन आएगा फिर। द पोरस मेम्ब्रेन यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस इन प्लांट्स इज मेड अप बाय, जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स, इनके अंदर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और इनकी रिवर्स ऑस्मोसिस में होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये किससे बनती है, तो बायो के स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता ही होगा, सेलुलोज से। जो सेल वॉल है, ठीक है, वो किससे बनती है हमारे पास, सेलुलोज से। इसका आएगा ए ऑप्शन। पूरा नाम इन्होंने लिखा है यहाँ पे, सेलुलोज एसीटेट। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर। बच्चे जो 0.2 मोलर है ये सी की वैल्यू है ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर की वैल्यू है, और आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है इन्होंने। तो बच्चे पाई का फॉर्मूला बताया आपको, CRP। तो बच्चे सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.2, आर की वैल्यू गिवन है 0.082। बच्चे याद रखना, टेम्परेचर आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है, पहले आप इसे केल्विन में चेंज करोगे। सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना होता है 273.15 ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 300.15 केल्विन। तो अभी केल्विन की वैल्यू पुट करोगे, ना कि सेल्सियस की। बस अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हमारा आंसर आ जाएगा ये करके 4.9246 समथिंग, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा सही है, ए ऑप्शन। हाँ जी, ये वाला देखो, ये फिर हमारे पास क्वेश्चन आएगा ऑस्मोसिस का। एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर अ पिकल। तो आपके पास एक मैंगो है, कच्चा मैंगो आपके पास, अनराइप, ठीक है, इसे आपने एक सोल्यूशन में डाला, सॉल्ट सोल्यूशन में, ठीक है। फिर ये क्या होता है, फिर इन्होंने कहा श्रिवल्स बिकॉज, ठीक है, कह रहे श्रिवल्स बिकॉज, श्रिवल का मतलब है श्रिंक होना, सिंकुड़ना। तो क्या होया बेसिकली, अगर ये मैंगो है तो बाद में मैंगो थोड़ा सा सिंकुड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होएगा, ऐसा जब होएगा जब इसमें से हमारे पास जो अंदर वाटर होएगा वो बाहर चला जाएगा। अगर इसके अंदर का वाटर बाहर चला जाएगा बच्चे, इसके अंदर का वाटर बाहर चला जाएगा तो इसका साइज कम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इट लूज वाटर, जो गेन वाले ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गए, ठीक है, गेन वाले वो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इन्होंने किसके अंदर रखा था, इसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखा। तो जैसे ही आपने इसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखा तो मैंगो, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो गया हाई कंसनट्रेशन, तो मैंगो इसके सामने हो गया लो। तो लो से हाई हो रही है मूवमेंट, तो कौन सी प्रोसेस होगी, ऑस्मोसिस। बच्चे डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट MCQ है, सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ। बच्चे ये आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से हम डीसैलिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, यानी वाटर में से सॉल्ट निकालते हैं, पानी को पीने लायक बनाते हैं। घर का RO ही तो करते हैं काम, ठीक है। चलो अगला MCQ देखते हैं। हाँ जी, अगला MCQ है, इम्पोर्टेंट MCQ है, इम्पोर्टेंट MCQ है। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स इज। पॉलीमर्स और प्रोटीन के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हाँ जी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन इज। तो बच्चे ये आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं इस काम के लिए। अगला है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज। बच्चे जो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है इसे कहते हैं हम KB, इसे हम क्या कहते हैं, KB। ऐसे ही आपके पास सेम क्वेश्चन आ सकता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए। ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं KF। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को KB कहते हैं और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को KF कहते हैं। इन दोनों की सेम यूनिट होती है, जो कि हमारे पास है ए ऑप्शन,
केल्विन केजी पर मोल और केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। ठीक है, आप ये निकाल भी सकते हो। मान लो डेल्टा टी बी है, ये बराबर है के बी इंटू में हमारे पास मोलैलिटी के। ठीक है बच्चे, अब हमने के बी की यूनिट निकालनी है, तो के बी का फॉर्मूला बनाओगे डेल्टा टी बी बाई मोलैलिटी। डेल्टा टी बी एक टेम्परेचर है तो यूनिट आएगी केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी है तो ऊपर जाएगा केजी, तो यूनिट आ गई इसकी केल्विन केजी पर मोल। ये आ गई केवी की यूनिट। इजी सा क्वेश्चन है ये। अगला एमसीक्यू हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.2 मोलल सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। ठीक है, तो ये मोलल यानी मोलैलिटी की वैल्यू दी है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना आपने। तो डेल्टा टी एफ बच्चे बराबर कर दो आप के एफ इंटू में मोलैलिटी के एफ की वैल्यू भी दे रखी है, देखो के एफ की वैल्यू है 1.86 और मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी है 0.2। बस इसे हम सॉल्व कर देंगे। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 1.86 इंटू 0.2 करने पे बच्चे ये आ जाएगा 0.372। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और जो टी नॉट एफ अगर वाटर है आपके पास वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 माइनस टी एफ आ जाएगा बराबर 0.372। अब ये हमारे पास माइनस का टी एफ आ जाएगा बराबर 0.372, तो माइनस उधर चला जाएगा, टी एफ बराबर आ जाएगा माइनस में 0.372। कौन सा ऑप्शन सही है जी? ए ऑप्शन सही है, लो जी। ठीक है, अगला एमसीक्यू करते हैं। हाँ जी, ये वाला एमसीक्यू क्या है हमारे पास, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जब हम मर्क्यूरिक आयोडाइड जो होता है बच्चे, इसे कहते हैं हम एच जी मर्क्यूरी का सिंबल होता है, मर्क्यूरिक आयोडाइड का सिंबल है HgI2। ठीक है, जब हम इसे ऐड करते हैं एक्वस सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड के, पोटेशियम आयोडाइड होता है हमारे पास Ki। ठीक है, जब हम इसे Ki के सोल्यूशन में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये है हमारा क्वेश्चन। फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड और बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। ये 2026 में पेपर के अंदर एमसीक्यू भी आ चुके हैं। तो बच्चे इसका जवाब आएगा फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। मोलैलिटी। अब डेल्टा टी कितना है 0.12
0.05 या 0.05, तो हमारा ए ऑप्शन सही है 0.05। ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये तो आपने याद नहीं, क्या पता कभी देखो। द कंसंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, कौन सी टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो याद रख लो जो मोलैलिटी है बच्चे, मोलैलिटी है जो, तो बच्चे याद रखना जो मोलैलिटी है ये टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, जरूर याद रखना, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, मोलैलिटी इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। इसी के साथ जो मोल फ्रैक्शन है वो भी टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन है वो भी टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है। इसी के साथ जो मास परसेंटेज है वो भी टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, याद रखना ये बातें। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन सी कंसंट्रेशन टर्म रिलेट करने में हेल्प करती है, तो बच्चे मोल फ्रैक्शन, जहाँ भी वेपर प्रेशर आएगा वहाँ मोल फ्रैक्शन भी आएगा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होएगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होएगा। तो बच्चे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं, तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट उसके लिए होगा जिसके लिए डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का सबसे ज़्यादा होएगा, और वो सबसे ज़्यादा होएगा जिसके लिए आयोटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होएगी। तो देखते हैं आयोटा की वैल्यू किसके लिए सबसे ज़्यादा आती है। Fe के लिए आयोटा की वैल्यू 1 और Cl3 के लिए आयोटा की वैल्यू 3। तो कितने हो गए, 1 और 3 4, एक Na है एक Cl है बच्चे, इसके लिए हो गया 2। बी ऑप्शन पे देखो, Ba 1 और Cl 2, आयोटा की वैल्यू होगी 3। और मैंने आपको बताया है, अभी बता रहा हूँ, अभी बताया ना, हाँ, यूरिया ग्लूकोज और सुक्रोज जो ये है हमारे पास, इनके लिए आयोटा की वैल्यू बच्चे 1 होती है, तो 1 होगी वैल्यू इसके लिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू आई FeCl3 के लिए, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इसका होएगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इसका होएगा। नेक्स्ट देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड विल बी इन द ऑर्डर। तो बच्चे ये बेसिकली आयोटा पे है सारा क्वेश्चन, वेंट हॉफ फैक्टर पे, वेंट हॉफ फैक्टर के ऑर्डर में लिख दो। जो ग्लूकोज है इसके लिए अभी बताया वेंट हॉफ फैक्टर 1 होएगा। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, Na के लिए 1 और Cl के लिए 1, तो इसके लिए वैल्यू होगी 2। और बेरियम क्लोराइड आ गया, बेरियम क्लोराइड BaCl3, बेरियम के लिए 1 और Cl के लिए 2, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी वेंट हॉफ फैक्टर की 3। अब इनका ऑर्डर बताना आपने, तो 1 2 3 का ऑर्डर क्या आएगा, या तो 3 2 1 या तो 1 2 3, ऐसे लिख दो। तो हमारा सही जवाब कहीं कहीं दिख रहा आपको, ए ऑप्शन ही सही है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर, किसकी वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हाइएस्ट है। बच्चे यहाँ पे ये जो है ये ग्लूकोज का सिंबल है, तो इसके लिए तो वैल्यू 1 है। NaCl में देखो, एक Na है एक Cl है, वैल्यू 2 होगी। K2SO4 में 2 K2 और एक SO4 है बच्चे, SO4 हम एक साथ ग्रुप में कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे देखो 2 Al है और 3 SO4 है, ये हो गया 5। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास ए ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शोज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन शो करेगा, जिसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। 2 लिथियम है एक SO4 है, वैल्यू 3। एक सोडियम है एक Cl, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 2। एक बेरियम है 2 Cl है, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 3। 2 एल्यूमिनियम है 3 SO4 है, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 5। तो सी ऑप्शन के लिए जो मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होएगा। अब आ गया फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन विच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन अ सोल्यूट। एक सोल्यूट है जो ना कि एसोसिएशन करा ना ही डिसोसिएशन करा, वेंट ऑफ फैक्टर विल भी, उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या होएगा, इक्वल टू 1। बेटा लेस देन 1 होता है एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन, और मोर देन 1 होता है डिसोसिएशन के लिए, अच्छा यहाँ पे सी आएगा, डिसोसिएशन। ठीक है, ओके, याद रखना, जरूरी नहीं कि इक्वल टू 1 ही पूछे, आपसे लेस देन 1 भी पूछ सकते हैं और आपसे मोर देन 1 भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन से एक्वस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होएगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए सबसे। KCl में एक K हो गया एक Cl हो गया, वैल्यू कितनी है 2। K2SO4 में क्या होगा, 2 K है और एक SO4 है, वैल्यू होगी 3। बच्चे यहाँ इस KCl के लिए भी 2 और इसके लिए भी 3।
अब देखो दो के अब तीन तीन, ये इन दोनों का जो है वेंटो फैक्टर सेम है, तो सही जवाब किसका होएगा? जिसके लिए मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब मोलैरिटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? डी वाले ऑप्शन की, तो ये सही होएगा। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होएगा? तो NaOH 2 है वेंटो फैक्टर की वैल्यू, अमोनियम नाइट्रेट 2 है वेंटो फैक्टर की वैल्यू, 2 सोडियम है, 1 सल्फेट है, 3 वेंटो फैक्टर की वैल्यू, 1 पोटेशियम और 1 नाइट्रेट है, 2 वेंटो फैक्टर की वैल्यू। सबसे ज़्यादा किसकी वेंटो फैक्टर की वैल्यू है? बी की, सही जवाब है। ईजी है वेंटो फैक्टर की क्वेश्चन, बस तुम्हें निकालना आना चाहिए वेंटो फैक्टर। अगर आप चाहते हो कि मैं वेंटो फैक्टर निकालने पे अलग से वीडियो बनाऊं एक, तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक वेंटो फैक्टर की, छोटी सी वीडियो बना दूंगा एक, और एंड सिखा दूंगा वेंटो फैक्टर कैसे निकालना आपको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये कह रहा इन कंपैरिजन टू अ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोलर MgCl2 सोल्यूशन इज। तो बच्चे देखो Mg और 2Cl, वेंटो फैक्टर कितना आ गया? 3, तो कितना आएगा? 3 गुना, 3 गुना क्या ये है भाई? 3 टाइम्स, खत्म। हाँ इतनी आसान है MCQ। हाँ जी, वी हैव 3 एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ NaCl लेबल्ड एज ए, ठीक है, तो ABC है ये, ठीक है, लेबल्ड एज A, B and C with concentration 0.1, 0.01 एंड 0.001, ठीक है। ए भी हमारे पास NaCl है, क्या हो रहा है भगवान माफ करे, ए भी NaCl है, बी भी NaCl है, और सी भी हमारे पास NaCl है। जो ए हमारे पास ये 0.1 मोलर है, जो बी हमारे पास 0.01 मोलर है, और जो सी हमारे पास 0.001 मोलर है। अब कह रहे हैं इनके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो इधर एक Na और एक Cl है, वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इधर भी एक ही Na और एक ही Cl है, वेंटो फैक्टर की वैल्यू आएगी 2। और इधर भी एक ही Na और एक ही Cl है, तो इधर भी वेंटो फैक्टर की वैल्यू आएगी 2। तो इन तीनों के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू बराबर है, ये रहा सी ऑप्शन सही है, IA बराबर IB बराबर IC। हाँ जी, वेंटो फैक्टर की वैल्यू लिखनी है आपने KCl, NaCl और K2SO4 के लिए। भाई बच्चे देखो, एक K है, एक Cl है, वेंटो फैक्टर आ गया 2, एक Na एक Cl है, वेंटो फैक्टर आ गया 2, 2 K और एक SO4 है, वेंटो फैक्टर आ गया 3। तो इसका आएगा बी ऑप्शन 2 2 3। वैल्यू ऑफ हेनरीज, ये अगला MCQ है हमारा। अगला MCQ करते हैं, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH, ठीक है, जो हेनरीज कांस्टेंट है हमारे पास KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चे पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है, पहले फॉर्मूला देखो, जो PG है, ठीक है, जो PG है ये बराबर होता है KH KG के, ठीक है। अब अब हमने KH का फॉर्मूला बनाना है, वो बन जाएगा PG बाई KG, ठीक है। अब कह रहे इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है? डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या इंक्रीज करने पे टेम्परेचर कम होती है? रिमेन कांस्टेंट, या पहले बढ़ेगी फिर कम होगी? इजी है बच्चा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, और प्रेशर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, तो इसका आएगा ए ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जब बढ़ती है बच्चे, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जब बढ़ती है हमारे पास, तो याद रखना जो सोल्यूबिलिटी है वो कम होती है। तो अगला है हमारे पास वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सोल्यूबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सोल्यूबिलिटी। जिसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होएगा, या जिसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होएगा, ठीक है। लो सोल्यूबिलिटी के लिए हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होएगा, या हाई सोल्यूबिलिटी के लिए हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होएगा? तो बच्चे ये जो हमारे पास लो सोल्यूबिलिटी उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होता है, बी ऑप्शन, ठीक है।
लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रह रहे हैं उनकी ब्लड और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे ध्यान से देखो, ये है ग्राउंड और ये हमारे पास हिल, पहाड़ी इलाका। हम जब पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने की वजह से जो प्रेशर है वो कम होता है। अब प्रेशर कम होएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होएगी? कम होएगी। समझ आई आपको मेरी बात? तो इसका जवाब आएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेनरी लो लग रहा है यहाँ पे कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर प्रेशर कम होता है हमारे ऊपर, और ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर कम होता है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन है। तो बच्चे 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन है, तो 2.5 मोल तो हमारे पास NB हो गए सल्यूट के मोल्स, और एक एक्वस सोल्यूशन है बच्चे, ये एक्वस सोल्यूशन है। तो 2.5 मोलल का मतलब क्या है? 2.5 मोल्स है हमारे पास पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मोलैलिटी की वैल्यू कितनी दी इन्होंने? 2.5। ठीक है, तो अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला देखूं NB/WA जो कि किस में है? केजी में, ये बराबर हो जाएगा 2.5 के। पूरा लिखूंगा अगर मैं इसे न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में तो 2.5/1। अब मोल्स के सामने 2.5 है, वेट के सामने 1 है, तो आपके पास वेट ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट का वेट कितना है? 1 kg। तो सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे 1 kg यानी 1000 ग्राम बाय मोलर मास वाटर का 18, तो मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 5.5। ओके, इसके बाद आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लेनी है सिंपली। कैसे निकाल लगे? ऊपर बी है तो बी के मोल्स ऊपर आएंगे, और ए और बी का सोल्यूशन है तो नीचे Na+NB आएगा आपके पास। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, मोल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पे मुझे आंसर याद है 0.03 है, मैंने बार बार करा रखा है MCQ, आप कैलकुलेशंस इसकी खुद करके देख सकते हो। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इज डिजोल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक हमारे पास है भाई 2.82 ग्राम और एक हमारे पास है बच्चे 30 ग्राम। ज़्यादा कौन है? 30 ग्राम, ये होएगा WA। कम कौन है? 2.82 ग्राम, ये होएगा WB। अब MB क्या होएगा हमारे पास? बच्चे ग्लूकोज के लिए मोलर मास दे ही रखा है आपके पास 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू में WA। WB कितना है हमारे पास? 2.82, मोलर मास है 180, WA है 30 और ऊपर 1000 का 1000। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होएगी? मोलैलिटी होएगी। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। आप भी पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, आपके पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, 2.82 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.522। ठीक है जी, मोलल। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ जी, नेक्स्ट MCQ देखते हैं बच्चे। इस MCQ को मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो पर मैं आपको सीधे ही क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूँ। तो हमने सॉल्ट को यानी नमक को मिक्स करना है वाटर में। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में सबसे जल्दी मिक्स होएगा? अगर सॉल्ट पाउडर हो और वाटर कोल्ड हो तब, अगर सॉल्ट पाउडर हो और वाटर हॉट हो तब, अगर सॉल्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो और वाटर आपका कोल्ड हो तब, और अगर सॉल्ट हमारी क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो और वाटर हमारे पास हॉट हो तब। तो बहुत ही जनरल सा MCQ है ना। जब वो सॉल्ट जो है, जब सॉल्ट है पाउडर की फॉर्म में होएगी तब आसान होएगा सॉल्ट का मिक्स होना, और अगर पानी गर्म होएगा तो और भी ज़्यादा आसान होएगा मिक्स होना। तो पाउडर्ड शुगर इन शुगर नहीं बच्चे, सॉल्ट, पाउडर्ड सॉल्ट इन
हॉट वाटर, तो बी ऑप्शन है इसका। अगला एमसीक्यू देखते हैं। मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, सीधे याद रख लो बच्चे 55.5, ठीक है। 55.5 जो है प्योर वाटर की मोलैलिटी भी है और यही मोलैरिटी भी है, ठीक है। लगभग लगभग यही मोलैरिटी भी आती है। हाँ जी, पॉजिटिव डेविएशन का क्वेश्चन है। देखो नाम में यार पॉजिटिव डेविएशन, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये इन दोनों में सी और डी में से कौन सा सही है। तो अजियोट्रॉप की ट्रिक बताई थी आपको, सॉरी एक्जियोट्रॉप में ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर तो नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव की वैल्यू होती है छोटी, छोटी का उल्टा अजियोट्रॉप बनेगा छोटी वैल्यू के। नेगेटिव की वैल्यू छोटी है तो अजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग का बनेगा। और अगर पॉजिटिव होएगी डेविएशन तो वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास अजियोट्रॉप छोटा बनेगा मिनिमम, तो इसका आएगा सी ऑप्शन। हाँ जी, ये भी एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्या कह रहे, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अगर आप न्यूमेरिकल्स पे भी एक अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। व्हाट इज मोलैरिटी सॉरी व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने बेंजीन की मोल फ्रैक्शन बतानी है एक 30% सोल्यूशन बाय मास में, और बेंजीन को मिक्स करा हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर। तो बच्चे 30% का मतलब क्या है, जो बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन है वो 30 ग्राम से सोल्यूशन के अंदर, और जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है फिर वो कितना रह गया। अगर ये 100% होता है टोटल, अगर ये 30% है तो वो कितना रह गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 70% रह गया, यानी कि 70 ग्राम। बस अब मास परसेंटेज निकाल देना। कैसे निकाल लोगे, बेंजीन का मास कितना है 30, टोटल सोल्यूशन का मास कितना आएगा 30 + 70, पूरा हमारे पास 100 आ गया। और मोल फ्रैक्शन के लिए हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो बच्चे, ये एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क है आज, ठीक है। ये एमसीक्यू होमवर्क है। मोल फ्रैक्शन निकालनी है बेंजीन की 30% बाय मास सोल्यूशन में। तो मैं आपको ज़रूरी डाटा बता देता हूँ। देखो जो गिवन, हम जो है बेंजीन को ए मान लेते हैं और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बी मान लेते हैं। तो WA हमारे पास होएगा 30 ग्राम, क्योंकि ये 30% का सोल्यूशन है बेंजीन का। 30% का मतलब है अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो 30 ग्राम बेंजीन होएगा। तो बेंजीन 30 ग्राम लिख दिया। अब बेंजीन 30 ग्राम है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया 70 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास लिख लेना यहाँ पे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मोलर मास लिख लेना, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CCl4। फिर मोल्स निकाल लेना दोनों के, गिवन मास बाय मोलर मास से। इधर भी NB निकाल लेना आप, गिवन मास बाय मोलर मास से। फिर आपने फॉर्मूला ला देना है। ए की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे बेंजीन की, तो ए के मोल्स ऊपर और नीचे Na + NB आ जाएगा आपके पास। बस यह आपने खुद करना है, ठीक है। आंसर इसका टिक हो रखा है। हाँ जी, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। सिग्निफिकेंट मतलब नॉट एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट का मतलब कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, ठीक है। जो प्रेशर है इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में। क्यों, सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर जो है उस पर प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो सॉलिड्स होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हाँ, डी ऑप्शन है। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। गैसेस में प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हमारे पास सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स के पास आपस में पास होते हैं और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। हाँ जी, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, बच्चे जहाँ भी इक्विलिब्रियम आए इक्वल आएगा, तो सी ऑप्शन हो गया, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पे आना था ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज। तो इक्विलिब्रियम है तो इक्वल ही आएगा,
याद रखना ये तो ट्रिक। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम अजियोट्रोप्स बोलते हैं, एजियोट्रोप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, कौन सी पेयर आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन आइडियल सोल्यूशन बनाता है और कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाता। तो बच्चे आपने ना ये देखो, आइडियल सोल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जाम्पल्स याद करने अगर आप इस टाइप के एमसीक्यूज करना चाहते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, उसके लिए आपको करने ही पड़ेंगे बेटा याद। अगर आप चाहते हो कि अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए और मेरा वो गलत ना हो तो आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। देखो ये भी बनाता है आइडियल सोल्यूशन, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये ही नहीं बनाता। सी ऑप्शन है इसका फिर। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल्स अब आपकी हेडेक है, आपको किसी भी तरह याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये कर लेना बच्चे। ओके, तो आज की क्लास इतनी थी। ये इनके स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें याद कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना। बाकी क्लास लगाने के लिए थैंक यू। अगली क्लास में मिलेंगे हम। जो आज एमसीक्यूज कराए जरूर कर लेना, ऐसा ना हो पेपर में यही आ जाए, है ना। ऐसा ना हो पेपर में आपको एमसीक्यू पेपर देने जाओ, क्वेश्चन पेपर पे पहले एमसीक्यू ही हमारी क्लास का आ जाए। तो ध्यान से पढ़ के जाना ये एमसीक्यूज। ओके ओके बच्चे, ओके।